इतिहास के जिज्ञासुओं, इतिहास के जानकारों, इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। मैं सीमा चारण राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष के एक टॉपिक ताम्रपाषाण काल और भारत के संदर्भ में उसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये बस्तियाँ विकसित हुई, इनका कालक्रम क्या था, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, खेती करते थे तो कौन सी वस्तु उगाते थे, किन किन पशुओं को पाला करते थे, इनके वस्त्र, वेशभूषा, आभूषण, गांव और सबसे बड़ी चीज़ इनके जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनकी जीवन पद्धति, शव संस्कार आदि के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, पाषाण युग जब समाप्त हुआ तो धीरे धीरे जब मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग सीखा, धातुएं जो कि खनिज जो ज़मीन को खोद करके निकाले जाते हैं और कठोर होते हैं, पत्थरों से भी आप कह सकते हैं उनको, और सबसे बड़ी चीज़ उनको अलग अलग आकारों में ढाला जा सकता है, जैसा औजार आप बनाना चाहें उसके अनुरूप। तो धातुएं जो हैं वो मनुष्य ने धीरे धीरे काम में लेना सीखी और औजार फिर प्रमुख रूप से इन्हीं धातुओं के बनने लगे। जिस धातु को मनुष्य ने सबसे पहले काम में लिया कि ये लायक है वो थी तांबा। तांबा जब मनुष्य ने सीखा तो ऐसा नहीं था कि सीखते ही सारे मानव जीवन में जो है तांबे के औजारों की बाढ़ आ गई। अभी तक पत्थर के औजारों का भी अस्तित्व चलता चला गया। तो एक काफ़ी लंबा टाइम ऐसा था जब तांबे की वस्तुएं, तांबे के औजारों और पत्थर के औजारों का सम्मिलित रूप से इस्तेमाल मनुष्य किया करता था। इस संस्कृति को, इस पूरे काल को ताम्रपाषाण काल या ताम्रपाषाणिक संस्कृति का नाम दिया गया है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ देखें तो मतलब है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। हम ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में बात करें, इंग्लिश में इसको कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। ये लोग ग्रामीण समुदाय बना करके रहते थे, देश के बड़े भागों में फैले थे, पहाड़ी ज़मीन है, नदियाँ हैं। हड़प्पा की बात हम बाद में करेंगे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई गई है। नक्शा आप देख ही रहे हो, इसमें देखो, यहाँ हम 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी बस्तियां मिली हैं, फिर छोटी बस्तियों की बात हम आगे करते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसको कि हम आहड़ सभ्यता का नाम देते हैं। दूसरा पश्चिम भारत में, मध्य प्रदेश में मालवा में, और तीसरा है सबसे ज़्यादा जहाँ उत्खनन हुए हैं वो है महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले आहड़ में आ जाते हैं कि राजस्थान में जो बनास नदी की घाटी है उसके सूखे अंचलों में आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता में आहड़, इसका एक स्थानीय केंद्र है गिरूर, जो कि राजस्थान की राजसमंद जिले में आता है। इसके अलावा जोधपुरा, नोह, यहाँ भी जो है इस सभ्यता के तत्व फैले। इसके अलावा एक और जगह थी गणेश्वर, सीकर के पास, यहाँ तांबे की बहुत अधिक वस्तुएं हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं। आहड़ जो है उसका प्राचीन नाम था तांबावती। तांबावती यानी तांबे वाली जगह। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हम मालवा में आ जाते हैं। मालवा में मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण, यहाँ की विस्तृत रूप से खुदाई हुई है। नवदा टोली में भी जो है काफ़ी इस मात्रा में खुदाई हुई है। और जितने अपने कल्चर हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के स्थल है, उनमें मालवा का जो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, मृदपात्र, वो सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद में जहाँ सबसे अधिक खुदाइयाँ हुई हैं वो है पश्चिमी महाराष्ट्र में। इनकी जगहों के नाम मैं बता देती हूँ। अहमदनगर ज़िले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे ज़िले में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सारे जिले स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे जो है इसकी प्रारूपिक साइट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक सभ्यता को हम जोरवे सभ्यता के नाम से जानते हैं। जोरवे सभ्यता के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे स्थल मिले हैं। असम की गारो पहाड़ियों में भी मिले हैं, और बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी, नरहन। बिहार में हम चिरांद, मैंने बताया था कि हड्डी के उपकरण भारत में किसी पुरा स्थल से सबसे अधिक मिले तो वो है चिरांद। बर्दवान जिले के पांडुराजा ढीबी और बंगाल, पश्चिम बंगाल में महिषदल, ये भी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा नवदा टोली, जो कि नर्मदा तट पर एक पूरा स्थल है, यहाँ भी कई सारे
ताम्र पाषाणिक काल के अवशेष मिले हैं। अब हम आहड़ कल्चर पर आ जाते हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा ज़रूरी है राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी। मैंने बताया कि बनास घाटी के शुष्क इलाकों में ये सभ्यता पनपी। आहड़ और गलूंद ये इसी के केंद्र थे। गलूंद जो राजसमंद में आया हुआ है और आहड़ जो है उदयपुर जिले में अवस्थित है। बाकी सभ्यताओं से थोड़ा शुष्क इलाका था। आहड़ में जो है सूक्ष्म पाषाण औजार, जो छोटे छोटे पत्थर के औजार थे, इनका इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ वगैरह कम पाई जाती है। यहाँ से तांबे की सपाट कुल्हाड़ियाँ मिली है, चूड़ियाँ मिली है और पत्थर भी मिले हैं। हालांकि सिर्फ एक ही चादर कांसे की मिली है। तांबा पास में ही उपलब्ध था। शुरुआत से ही आहड़ के लोग धातु बनाना, उसे पिघलाना, उसे तरह तरह की शिल्पकलाएँ करना, औजार बनाना जानते थे। आहड़ का प्राचीन नाम था तांबावती, अर्थात तांबे वाली जगह। इसका टाइम पीरियड आप लिख लीजिए 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व। रेडियो एक्टिव के आधार पर इसकी तिथि ये रखी जाती है। गिलूंद भी उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र है। गिलूंद में भी इसके टुकड़े, तांबे के कई सारे टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा जोधपुरा, गणेश्वर बच्चों जो है हड़प्पा सभ्यता के पास में अवस्थित था और शायद हड़प्पा सभ्यता को जो है तांबे की सप्लाई गणेश्वर से ही हुआ करती थी। इसी कारण इसका जो है हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था। अब आ जाते हैं हम मालवा और जोरवे कल्चर पर। मालवा में मैंने बताया मालवा, कैथा और ऐरण, इनकी खुदाइयाँ हुई है। एक अलावा नर्मदा नदी तट पर जो है एक जगह है नवदा टोली, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज तक जो पाषाणिक या प्राचीन जो है प्राक ऐतिहासिक युग में जिन स्थलों की खुदाई हुई है, उनमें नवदा टोली में सबसे अधिक मात्रा में अनाज मिले हैं। एक नहीं, कई वैरायटी के अनाज यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जोरवे, इनामगांव, सोनगांव, चंदोली, नेवासा, ये सारी बस्तियाँ हमें मिलती है। यहाँ जो है इनामगांव और सोनगांव जो है ये बस्तियाँ बहुत लंबी चौड़ी थी। आप कह सकते हो कि शहर का एक तरह से स्तर इन्होंने छू लिया था। यहाँ जो है घर मिलते हैं, द्विस्तरीय निवास मिलता है। बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी। बीच में जो छोटे आयताकार घर थे, शायद वहाँ सरदार या बस्ती के प्रमुख लोग रहा करते थे। उसके चारों तरफ गोल झोपड़ियों में जो मध्यम वर्ग के और निम्न तबके के लोग थे, जिन पर कि आयताकार घरों में रहने वाले लोग अपना दबदबा स्थापित करते थे। इस तरह से हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। अगर हम तिथिक्रम की दृष्टि से देखें तो जो महाराष्ट्र में है 1300 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की अवस्थाएं हमें मिलती हैं। 1400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हैं, वो मालवा की आप कल्चर को मान सकते हो। अब इसकी संस्कृति की दूसरे विशेषताओं पर आ जाते हैं। ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। अपने घर जो है कच्ची ईंटों से बनाते थे, उन पर गीली मिट्टी थोपकर उसके बाद में घर पर छप्पर डाल दिए जाते थे। आहड़ के लोग जो हैं वो पत्थर के बने घरों में रहते थे। जितने स्थल ताम्रपाषाणिक काल में खोदे गए उनमें दैमाबाद सबसे बड़ा है, जो 20 हेक्टेयर में फैला है। लगभग आप देखो तो 4000 लोग इसमें रह सकते हैं। इसके अलावा दैमाबाद में कांसे की भी काफ़ी वस्तुएं, हालांकि ये ताम्रपाषाणिक सभ्यता का स्थल है, लेकिन कांसे की भी काफ़ी वस्तुएं दैमाबाद से मिली है। अब हम आते हैं कि ये क्या क्या अनाज उपजाया करते थे। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये लोग खेती भी करते थे और मवेशी भी पालते थे। ये लोग गेहूँ उपजाते थे, चावल उपजाते थे। इसके अलावा बाजरे की भी खेती करते थे। मसूर, उड़द, मूंग, कई तरह की दालें और मटर भी ये लोग पैदा किया करते थे। ये सारे अनाज महाराष्ट्र में एक स्थल है नर्मदा तट पर, नवदा टोली, वहाँ से पाए गए हैं। मैंने बता दिया नवदा टोली में जितने अनाज मिले हैं वो किसी पाषाणिक स्थल पर अभी तक नहीं मिले हैं। नवदा टोली के लोग बेर और अलसी ये भी उपजाया करते थे। दक्कन की जो काली मिट्टी है उसमें कपास की काफ़ी अच्छी पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और भी जो ऐसे अनाज हैं, सस्ते अनाज, उनकी खेती होती थी।
पूर्वी भारत में जो बिहार बंगाल में मैंने बताया महिषतल है, बिहार में चिरांद है, यहाँ हमें मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। तो आज ऐसे लोगों को आज भी मच्छी उनके भोजन का सबसे प्रमुख अंग है। वैसे उस समय भी था, चावल भी यहाँ मिले हैं, तो शायद मच्छी और चावल ये लोग खाया करते थे। ये तो आई इनकी खेती की बात। ये जो है खुदाई जो है पत्थर के आप कह सकते हो, उससे किया करते थे। इसके अलावा पत्थर ज़मीन खोदने वाले डिगिंग स्टिक में क्या करते थे, पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे। हालांकि खेती व्यापक रूप से नहीं होती थी। हमें यहाँ से ना तो किसी हल या फावड़े के अवशेष मिले हैं, शायद लकड़ी के ये औजार इस्तेमाल किया करते होंगे खेती में, इसी कारण लकड़ी जो है समाप्त हो जाती है। अगर तांबे के औजार इस्तेमाल करते तो हमें कहीं ना कहीं इसके अवशेष प्राप्त ज़रूर हो जाते। अब हम इनके बर्तनों पर आ जाते हैं। ये लोग अलग अलग तरह के बर्तन काम में लेते थे। इनके एक किस्म के बर्तन हैं लाल और काले रंग के। 2000 ईसा पूर्व में व्यापक तौर पे इसके हमें कई जगहों से अवशेष मिलते थे। ये बर्तन हाथों पर नहीं, कुम्हार के चाक पर बनाया करते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद कलर की रेखिक आकृतियाँ लाइनें डाल करके बनाई जाती थी। ये बात राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं, जहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पाए गए हैं, वैसे ही बर्तन हमें सब जगह मिले हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में जो लोग रहते थे उनके तो बर्तन थे पानी के बर्तन, उनमें नल थे, तश्तरियाँ और कटोरे गोड़ीदार डिज़ाइन वाले थे। वैसे ब्लैक और रेड कलर के जो वेयर काम में लेते थे, इनका विशिष्ट बर्तन यही था, काले और लाल मृदभांड। लेकिन सारे लोग एक जैसे काम में लेते हो ये ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जितने मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें ड्राइंग बनाई गई है, चित्रित हैं वो, और पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड कम मिले हैं जिन पर पेंटिंग की गई हो। और जो सबसे अच्छे बर्तन हैं, मैंने अभी भी बताया, मालवा किस्म के बर्तन जो हैं सबसे अच्छे हुआ करते थे। इनके बर्तनों का एक एग्जाम्पल आप चित्र में देख रहे हो, ये मालवा टाइप का मृदभांड है जो कि सबसे अच्छी पॉलिश किया हुआ भी है, और देखो इसमें काले रंग से पेंटिंग भी की गई है। अब आ रहे हैं, क्या ये लोग पशु पालते थे? तो बिल्कुल ये लोग मवेशी पालते थे, खेती बाड़ी में सहायता होती थी उनसे। कौन कौन से जानवर पालते थे बता देते हैं। ये गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस रखते थे। इसके अलावा हिरण का शिकार भी किया करते थे। राजस्थान के कुछ इलाकों से ऊँट के भी अवशेष मिले हैं, हालांकि घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े के रूप में की गई है। अब ये बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये लोग जानवर जो पालते थे, जैसे गाय पाली, बकरी पाली, ये दूध के लिए इनको नहीं पाला करते थे, ये मांस के लिए इनको पाला करते थे। तो जानवर को पालने के बावजूद उनका तरीके से इस्तेमाल करना कि पोषण भी उनको अच्छे से प्राप्त हो सके और लंबे समय तक उनका उपयोग किया जा सके, ये उनके लिए संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो गाय और भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं किया करते। अब तांबे के औजार हमें किन किन स्थानों से मिले हैं? आज भी राजस्थान की खेतड़ी पत्ती में तांबे की समृद्ध खाने हैं, तो वही सारे स्थान मिले हैं। यहाँ से तीर के नोक, बरछे के फल, बंसिया, सैल्ट, कंगन, छेनी, ये सारी तांबे की मिली है। इसके अलावा मैंने बताया तांबे के मछली पकड़ने के कांटे जो बिहार और बंगाल के स्थान हैं वहाँ से हमें मिले हैं। आहड़ से भी आप देखो कई सारी सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और पत्थरें, ये सारी तांबे की बनी हुई मिली हैं। इसके अलावा और भी सारे स्थानों से जो अवशेष मिले हैं वो अधिकांशतः जो है वो तांबे की वस्तुओं के ही हैं। बाकी कांसे के एकाध कोई मिले, कांसा जो है और कुछ स्थलों से मिला है, लेकिन फिर भी इनाम गांव जहाँ पे कांसे की काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, इसके अलावा कोई जगहों से तांबे के अलावा दूसरे किस्म के औजारों के अवशेष नहीं मिले। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन मिले हैं और 2 बहुत ही अच्छी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इतना अच्छे कंगन और जो इतनी उत्कृष्ट कुल्हाड़ियाँ ये कोई प्रभावशाली वर्ग के लोग ही रख सकते थे। अब हम आ जाते हैं इनके शव संस्कार में, यानी कि शव को जब दफनाया जाता था तो कैसे दफनाते थे। तो शव संस्कार से हम ये थोड़ी सी हमें पता चल सकता है कि उस समय समाज में असमानता शुरू
हो चुकी थी। मैंने बताया जोरवे बस्तियों में अधिक कम था, गोल झोपड़ियों वाले कोनबेग मकान बनाते थे और बीच में जो है आयताकार झोपड़ियों वाले मकान बना करके रहते थे। जाहिर बात है कि जो बीच में रह रहे हैं आयताकार मकानों में, उनका समाज में दबदबा होगा। इसके अलावा जहाँ शवों को दफनाया जाता था उनमें बच्चों को कई बार तांबे के मनकों का हार पहना करके दफनाया जाता था। कुछ बच्चों के कब्रों में सिर्फ कुछ बर्तन मिले हैं, कईयों की कब्रों में काफ़ी सारी महंगी सामग्री भी मिली है। कायथा में बताया एक घर में 29 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। ये लोग जो है घर में ही उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में जो है शवों को दफना दिया करते थे। ये माना जाता था कि घर में ही उनको दफना दिया जाता था, उनको याद रखने के लिए। अब हम आ जाते हैं इस पाषाणिक अवस्था की उपलब्धियों पर। जहाँ बहुत अधिक पानी है, जैसे गंगा यमुना के मैदानों के अलावा प्राय देश में पूरे भाग में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के अवशेष राजस्थान, बिहार, बंगाल, MP, महाराष्ट्र और साउथ में कर्नाटक तक मिले हैं। सामान्यतः ताम्र पाषाणिक लोगों ने नदी घाटी पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए, क्योंकि अभी भी औजारों के लिए जो है पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे ज़्यादातर, तो पहाड़ियों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। ये लोग तांबे पिघलाने की कला जानते थे। मध्य गंगा क्षेत्र में अगर ताम्र पाषाणिक संस्कृति मिली है तो उसके तांबे के औजार बहुत कम मिले हैं। तांबे के औजारों का पहली बार इस्तेमाल इन्होंने करना सीखा, धातु का प्रयोग इन्होंने पहली बार करना सीखा। इसके अलावा चाक पर बर्तन बनाना काले और लाल रंग के, वो पहली बार दिखाया। सबसे पहले पेंटिंग, जो चित्रित मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन जिन पर की पेंटिंग की जाती थी, इनका इस्तेमाल भी इन्होंने ही किया। वे खाना पकाने, खाने पीने सामान रखने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। सबसे पहले ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही हमारे भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे बहुत ज़्यादा। नवपाषाण काल में अगर खेती शुरू हुई तो यहाँ इन्होंने अलग अलग अनाज उपजाए। पश्चिम भारत में जौ, गेहूँ और मूंग, और दक्षिण पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। अनाज के साथ साथ ये मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस खाया जाता था, पूर्वी भारत में मछली और भात। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और ऐरण, और राजस्थान में भी कई बस्तियों के अवशेष मिले हैं। कैथा, ऐरण और इनाम गांव, ये तीनों बस्तियां किले बंद है, चारों तरफ इनके दीवार बनाई गई है ताकि जंगली जानवरों की सुरक्षा की गई। इसके विपरीत पूर्वी भारत, चिरांद और पांजुराडार ढींभीर में अवशेष कम मिले हैं। उन्होंने यहाँ सिर्फ खंबे, खाई और गोलाकार घर मिलते हैं। शव संस्कार अलग अलग थे। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखते थे, तो दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सीध में। पश्चिम भारत में पूरी तरह से जला दिया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में कुछ जलाकर फिर उसके अवशेषों को गाड़ दिया जाता था, यानी कि आंशिक शवाधान, और पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान प्रचलित था। अब इसकी इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी इसकी कुछ तो कमियां रही होंगी। सबसे पहली चीज़, ये भेड़ बकरी पालते तो थे, अपने आंगन में बांट कर रखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनके दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध, दही, घी के लिए नहीं। इसी कारण यहाँ जो है पोषण का स्तर जो है कम था। इसके अलावा पशुओं का पूरा उपयोग तो नहीं ले पाए। इसके अलावा इनकी जो खेती का तरीका था, डिगिंग स्टिक पर पत्थर का चक्का लगा करके खेती करना, तो बहुत मुश्किल है कठोर ज़मीन पर इस पर खेती कर पाना। राख में ज़रूर हो सकती है। लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था काली मिट्टी के जो कठोर क्षेत्र हैं, तो अभी तक लोहा इनके जानकारी में नहीं आया था। इसी कारण पश्चिमी महाराष्ट्र में हमें बहुत शवाधानों में छोटे छोटे बच्चों के शव मिलते हैं, यानी कि विटामिन का लेवल, पोषण का लेवल कम था। इसके कारण बच्चे कम मौत में मर जाते थे, जबकि इतने अनाज पैदा कर रहे हैं उसके बावजूद बच्चों के मरने की दर ऊंची थी। शायद खाना अच्छा पौष्टिक नहीं होगा, या चिकित्सकीय ज्ञान के अभाव, या हो सकता है किसी महामारी के कारण इतने अधिक बच्चे मरे। जो भी हो, ताम्रपाषाणिक सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो है लंबे समय तक नहीं टिका रहा। दूसरी चीज़, ये ग्रामीण ही बनी रही। तांबा इनको मिलता रहा, तांबे से औजार बना करके बड़े बड़े शहर बना सकते थे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, क्रीट, मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता में पनपे। ये लोग गांवों तक ही सीमित रहे, शहर नहीं बसा सके। इसके अलावा ये लिखना भी नहीं सीख पाए।
कांस्य युग के ज़्यादातर लोग जो है लिखना सीखने के कारण शहर बसा लिए थे, व्यापार वाणिज्य का विकास हो गया था, बिल्कुल उन्नत थी। उसके विपरीत ये सभ्यता अभी भी ग्रामीण थी और अविकसित अवस्था में थी, जहाँ लेखन कला व्यापार वाणिज्य तो दूर, पोषण के अभाव में कई सारे बच्चों की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी। इन सारी दुर्बलताओं के बावजूद ताम्रपाषाणिक युग के लोग ही थे जिन्होंने इतनी अधिक मात्रा में अनाज उपजाए। पहली बार धातुओं को इस्तेमाल करना इन्होंने सीखा, बड़े बड़े गांव बसाए और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने इतने सुंदर पेंटेड बर्तन जो हैं इस्तेमाल में लेना शुरू किए और इसी ताम्रपाषाणिक सभ्यता के आधार पर आगे चल कर के कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। इतना कहकर ही आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो ताम्रपाषाणिक काल के जीवन को समझने में ज़रूर सहायक होगा। धन्यवाद।